वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अमृत लखारा आज एक बार फिर से आपके सामने साइंस 10th क्लास एक क्वेश्चन जो आपकी बुक में भी दिया गया है। व्हाट इज क्वेश्चन? क्वेश्चन इज वर्क डन इन मूविंग 5 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज 75 जूल if potential at A is 25 volt, find potential at point B। इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि आपके पास एक 5 कूलम का कोई एक चार्ज है, उसे A से B तक लाने में जो किया गया वर्क डन है वो है 75 जूल। आपको पॉइंट A पर पोटेंशियल दिया हुआ है 25 वोल्ट और हमें पोटेंशियल फाइंड करना है पॉइंट बी का। कल भी हमने कहा था कि पोटेंशियल हमेशा एक पॉइंट का होता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है। तो यहाँ पर बनाते हैं, ये अपना पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। पॉइंट ए पर 5 कूलम चार्ज, इसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में जो वर्क डन है वो है 75 जूल। तो हम जानते हैं, we know that very well, the potential difference delta V is equal to A is initial point and B is final point. The difference is final point minus initial point. The final point is B and at B potential is VB minus at point A the potential is VA is equal to, the formula of potential difference is work done upon charge Q, VB minus VA, VB minus VA, VA is given how much? VA is 25 volt, put the value 25 is equal to W, W is work done, the total work done is 75 joule, put the value 75 upon the Q, Q is charge, charge is 5. Now 75 upon 5 is 15, VB minus 25, माइनस 25 को ट्रांसफ़र किया, VB इज इक्वल टू 25 प्लस 15 एंड हाउ मच? 25 प्लस 15 इज 14। The unit of potential is volt. Now the potential at point B is 40 वोल्ट। तो ये इसका सॉल्यूशन है, एक बार देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि आज अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? Today our most important topic is Ohm's law. Ohm's law. Who's Ohm's? Ohm's is the greatest scientist and physicist from German. And in 1827, Sir George Simon Ohms give a relation between potential difference V and current passing through the conductor is I. And what is the statement of Ohm's law? The statement of Ohm's law is that we assume a conductor length is L and area of cross section is A. When we pass a current I through the conductor, then the potential difference create its end is V. The statement of Ohm's law is when V current passing through a conductor, then potential difference
across its end is directly proportional to the passing current I. This is statement of Ohm's law. Repeat. When we passing a current through a conductor, then the potential difference at the end of conductor is directly proportional to current passing through the conductor. क्या कहा ओम्स ने? ओम्स ने सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट जो कि इस कंडक्टर में से पासिंग हो रहा है उनके बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश किया, एंड द रिलेशन इज V इज प्रोपोर्शनल टू I. और स्टेटमेंट इसका क्या था? स्टेटमेंट ये था कि इफ वी पासिंग थ्रू अ करंट इन एनी कंडक्टर, यदि हम किसी भी कंडक्टर में से करंट पासिंग करते हैं तो इस कंडक्टर के जो दोनों एंड है वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट होगा, और जो ये पोटेंशियल डिफरेंस V है वो इसमें से जो करंट पास कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल होगा. तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ Ohm's law. We know very well when we remove the sign of proportional we use a constant. Here we use constant is R. And what is R? R is resistance of that conductor. What is R? R is resistance of that conductor. कहने का मतलब ये हुआ कि V प्रोपोर्शनल आई है. फिजिक्स में कहीं पर भी किसी भी फॉर्मूले में जब भी प्रोपोर्शनल का साइन को रिमूव करेंगे तो हमेशा उसकी जगह एक कांस्टेंट लेकर चलेंगे, और यहाँ पर वो कांस्टेंट क्या है? R. अलग अलग जगह पर अलग अलग कांस्टेंट आते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट आया? R. R यहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या होता है इसको अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे. जस्ट इसके बाद अपना टॉपिक यही है, रेजिस्टेंस. व्हाट इज रेजिस्टेंस? ठीक है. तो V इज इक्वल टू, इसको अपन इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू IR. अब सिली मिस्टेक कहां पर होती है? सिली मिस्टेक यहां पर होती है. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज प्रोपोर्शनल टू I, नॉट I इज प्रोपोर्शनल टू V. लेकिन हम जल्दबाजी में क्या लिखकर आ जाते हैं? I इज प्रोपोर्शनल टू V, जो कि क्या है? रॉन्ग है. तो इसको याद कैसे करना है? इसको याद करना है, सलमान खान की एक बहुत ही अच्छी मूवी थी वीर. डबल ये इसको आई लेकर चलो, वीर. VIR, वीर. तो V इज इक्वल टू IR. बस यहां से हल्का सा आपको हिंट मिल जाएगा, तो आप उसको फॉर्मूले को लिख सकते हो यहां पर. चले आगे यहां पर. तो यहां से R इज इक्वल टू V अपॉन I. R इज इक्वल टू V अपॉन I. तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट. लेकिन जब भी आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है तो हम ये फॉर्मूला कभी भी यूज नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि V अपॉन I ये क्या रेशियो है, और ये रेशियो कैसा है? एक कांस्टेंट रेशियो है. कैसे? यदि आप किसी भी कंडक्टर में I वैल्यू की करंट फ्लो करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी उसी रेशियो में इंक्रीज हो जाएगा. यदि आपने करंट को दुगना किया, डबल किया, तो पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा यहां पर. तो कहने का मतलब ये जो R है आपका वही चलकर वापस आपको मिलेगा. जब भी आपको R फाइंड करना है उसके लिए हमारे पास एक अलग सा फॉर्मूला है, उसको भी अपन लेकर चलेंगे यहां पर. ठीक है. अब आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है. तो ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास अगला टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ. व्हाट? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ. अब यहां पर आपको ये पूछा जाए कि व्हाट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. द सिंबल ऑफ ohm is like that, cap. अब यहां से चलकर अपने पास ये आ सकता है क्वेश्चन, द डेफिनेशन ऑफ 1 ohm. डेफिनेशन ऑफ 1 ohm.
तो 1 ओम की डेफिनेशन यहाँ पर बनानी है। फिजिक्स में हमने पहले भी कहा था कि जब भी आपको 1 ओम की डेफिनेशन चाहिए तो जो फॉर्मूला है उसको लेकर चलो, और फॉर्मूले में जो कुछ भी उसको आप यूनिट मानकर चलो। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। आप 1 ओम किसे कहेंगे? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अब यहाँ पर एम्पियर क्या है कि इस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो, और वोल्ट क्या है? 1, जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसको। तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम तब होगा जब उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो करने में उसके पोटेंशियल डिफरेंस जो कि इसके एंड पर क्रिएट होता है वो कितना हो? 1 वोल्ट। तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम होगा। तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा? जब उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो करने पर उसके एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का क्रिएट हो। तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कुछ हल्की सी बात हो गई। उसके बाद अगला टॉपिक जो अपना है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। हमें अब एक एक्सपेरिमेंटल के थ्रू ये प्रूव करना है कि रियल में V इज प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन लाइक दैट। ये अब एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कुछ हमें सेटअप करना पड़ेगा, और यहाँ पर रीडिंग लेनी पड़ेगी हमें यहाँ पर। तो कल अपन ने एक डायग्राम बनाया था सर्किट के अंदर, वही डायग्राम अपन यहाँ पर लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? हमें V चाहिए। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है? वोल्ट मीटर। तो कुल मिलाकर हमें सर्किट के अंदर एक वोल्ट मीटर चाहिएगा, और हमें ये भी पता है कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद I, करंट को मेजर करना है। तो करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास होता है अमीटर, और अमीटर को हमेशा सीरीज के अंदर कनेक्ट किया जाता है किसी भी सर्किट के अंदर। ठीक है। अब हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस भी मेजर करना होगा, या रेजिस्टेंस चाहिएगा तो हमें यहाँ पर एक वायर चाहिएगा जिसका रेजिस्टेंस कितना है? R। हमें यहाँ पर एक कुंजी चाहिएगी, हमें यहाँ पर एक सेल चाहिएगा, और हमें यहाँ पर करंट के अंदर वेरिफिकेशन करना है, वेरिएशन करना है। तो वेरिएशन करने के लिए हमें यहाँ पर एक रियोस्टेट की नीड होगी। तो सर्किट इज experimental verification of Ohm's law is a cell plus minus key K and rheostat RH. Now we connect ammeter in series with circuit and a wire which resistance is R. Now we connect a voltmeter V parallel to resistance R. That is the circuit of experimental verification of Ohm's law. Now we close key. When we close key, then current flow through a circuit from ampere to resistance and to cell, and current is I. The potential across resistance is V. अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे होगा? यहाँ पर हमें यहाँ पर दो वैल्यू चाहिए, एक चाहिए V और एक चाहिए हमें यहाँ पर I। हम क्या करेंगे? एक टेबल बना देंगे यहाँ पर, ये V, ये I एंड ये V। अब हम क्या करना है यहाँ पर? इस रियोस्टेट, रियोस्टेट क्या होता है? करंट को कंट्रोल करने वाला डिवाइस। अब हम क्या करेंगे? इस रियोस्टेट की सहायता से हम I की वैल्यू को चेंज करेंगे। जब I की वैल्यू आपने पहले मान लीजिए 1 एम्पियर रखी, तो आपने देखा कि वोल्ट कितना आया, या आपने ये देखा कि R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, वोल्टेज ड्रॉप कितना आया, वो V आप मेजर करेंगे। और दोनों की जो रिंग है कि जब आपने I 1 एम्पियर लिया तो V कितना है आप वो ले लो।
उसके बाद रियोस्टेट से वापस आपने क्या किया, आई को आपने 2 एम्पियर या 3 एम्पियर या 4 एम्पियर जो भी आपका है वो आप उस पर लेके गए, तो ये 2 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसको यहाँ पर लिखिए। उसके बाद आप करंट को लेके कितना, 3 एम्पियर। एक बात का ध्यान रखना, यदि आपको एक स्मूथ ग्राफ चाहिए तो जो ये करंट की जो वैल्यू है इसके अंदर जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंस अपन 1 एम्पियर का लेकर चल रहे हैं, और यदि आप चाहो तो 2 का लेकर चलो तो भी वो सही है। तो इस बात की थोड़ी सी ध्यान रखना। तो ये आई और वी की रीडिंग, आई की रीडिंग हमें कहाँ पर मिलेगी, इस अमीटर के अंदर। वी की रीडिंग हमें कहाँ मिलेगी, इस वोल्ट मीटर के अंदर। हमने क्या किया, कुंजी के को क्लोज किया, करंट फ्लो हुई, हमने रियोस्टेट से ए को सेट किया। आप रियोस्टेट को यदि आप देखोगे कहीं पर भी तो उसके ऊपर कुछ ऐसा कनेक्टर लगा होता है, उस कनेक्टर को जब आगे या पीछे करोगे तो इसके एमीटर के अंदर वेरिएशन आएगा। और एमीटर कुछ ऐसा बना होता है अपने पास, दो यहाँ पर पॉइंट होते हैं ब्लैक एंड रेड, जिसके अंदर वायर कनेक्ट किया जाता है। और यहाँ पर होता है अपने पास स्केल, और ये अपने पास एक नीडल, ये 0, 1, 2, और ये इसके ऊपर ये से स्केल की होती है यहाँ पर। तो ये जो नीडल होती है इसको आप 1 एम्पियर पे लेके जाओ, ये 1 एम्पियर है यहाँ पर ये। तो इसको आप देखो 1 एम्पियर, आप इसको आप थोड़ा सा वेरिएशन कीजिए इसके अंदर, और देखिए एमीटर के अंदर 1 एम्पियर आया, आ गया, ठीक है। अब आपने वोल्ट मीटर को देखो, जब इसके अंदर रीडिंग 1 एम्पियर है तो देखिए वोल्ट मीटर में रीडिंग कितनी है उसको यहाँ पर देखो। उसके बाद वापस आप रियोस्टेट से इस एमीटर के अंदर रीडिंग लेके आओ, कितनी, 2 एम्पियर, और देखिए वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग कितनी आ रही है उसको यहाँ पर नोट कीजिए। अब आपको करना है यहाँ पर वेरिफिकेशन। ये तो आपके पास अभी रीडिंग आई है, रीडिंग आने के बाद आपको क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ के लिए आपको 2 एक्सिस चाहिएंगे, ये 2 एक्सिस। एक्स अक्ष के अलोंग आपको लेनी है करंट, एंड वाई अक्ष के अलोंग लेनी है आपको वोल्टेज। ये तो ये आपका V जो होगा वो वोल्ट में होगा, और I जो होगा आपका एम्पियर में होगा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ये आपका इनिशियल पॉइंट है यहाँ पर। तो जब आपके पास जो भी रीडिंग आ गई, रीडिंग को यहाँ पर पॉइंट बनाते जाओ, और उन सब पॉइंट को जब आपने आपस में कनेक्ट किया तो आपके पास जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। और जब आपके पास ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ गया तो आप मान कर चलिए कि आपका जो ये वेरिफिकेशन है वो एकदम राइट हुआ है। और यदि इस ग्राफ के अंदर हल्का सा भी वेरिएशन आता है तो इसका मतलब क्या है, V इज प्रोपोर्शनल टू I सही नहीं हुआ है। हायर क्लास के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो जितने भी ये सेमीकंडक्टर होते हैं, अब क्या होता है ये आपके सिलेबस में नहीं है, जितने भी ये सेमीकंडक्टर होते हैं वो ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पर ये अभी जो HM का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि इनमें से कौन ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो उसके अंदर एक ऑप्शन था सेमीकंडक्टर, ये आपका आंसर था। इसके अंदर भी वोल्टेज होगा, इसके अंदर भी करंट होगा, लेकिन इसका जब ग्राफ खींचोगे किसी भी सेमीकंडक्टर का, सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, तो उसकी V और I का ग्राफ खींचोगे वो ऐसा नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। यदि किसी भी कंडक्टर में V और I का ग्राफ स्ट्रेट नहीं आता तो हम कहेंगे कि वो ओम्स के लॉ का ओबे या उसकी पालना नहीं करता है। ठीक है, ये अपने पास। अब यहां से देखिए ये एक स्लोप है, स्लोप, ये स्लोप। अब आपको स्लोप की वैल्यू चाहिए तो ये एंगल थीटा, ये यहां से आ जाएगा V, और ये अपने पास है वैल्यू ऑफ I। व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज tan थीटा is equal to V upon I, and according to Ohm's law V upon I is R. Now tan theta is equal to R, R is equal to V upon I। अब आपको ये पूछा जाए कि V और I का जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो V और I का जो स्लोप होता है हमेशा रेजिस्टेंस को फ्लो या शो करता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। तो यहाँ पर ये ओम्स लॉ कंप्लीट होता अपने पास। अगला टॉपिक वही जो अभी अपने कहा था रेजिस्टेंस, इसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है,
ओम्स लॉ अपना इतना ही है केवल, V इज प्रोपोर्शनल टू I, बस। कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करने पर उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, वो उस करंट के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, बस। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है ओम्स लॉ के अंदर, 10th क्लास की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस को समझने के लिए अपन एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज कीजिए आप किसी रोड के ऊपर बाइक लेके जा रहे हो, अपना व्हीकल लेके जा रहे हो, और आपकी व्हीकल की जो स्पीड है एकदम कांस्टेंट है, 50 की है, 60 की या 30 की, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आपकी स्पीड है। मान लीजिए आप एकदम स्लो स्पीड के अंदर जा रहे हो और आपकी स्पीड है नॉर्मल 30 से 40 या 40, मान लीजिए 40 किलोमीटर पर सेकेंड या पर हॉर आपकी स्पीड है व्हीकल की। और जब तक रोड एकदम स्मूथ है आपकी स्पीड वही रहेगी, और सामने से आ गया एक स्पीड ब्रेकर, और स्पीड ब्रेकर को देखते ही आपने क्या किया, आपने अपने व्हीकल का ब्रेक लगाया। तो उस स्पीड ब्रेकर ने क्या किया, आपके व्हीकल की स्पीड को डिक्रीज किया, आपकी व्हीकल या आपका जो वाहन है उसकी स्पीड को क्या किया, कम किया। तो यहां पर जो स्पीड ब्रेकर है वो अपने इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। मतलब रेजिस्टेंस क्या करता है, किसी भी सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होता है उसको अपोज करता है, उसको रोकता है, उसको कम करने का प्रयास करता है। यदि किसी भी कंडक्टर का या किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा हाई होगा उसके अंदर करंट उतनी ही कम फ्लो होगी। यदि आपको किसी भी सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो आप जिस वायर का यूज कर रहे हो उस वायर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस जितना लो होगा उतनी ज़्यादा करंट और उतनी स्मूथली से करंट उस सर्किट के अंदर फ्लो होगी। रेजिस्टेंस को लिखा जाता है सिंबल नॉर्मली इज R। एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस? द रेजिस्टेंस इज ऑपोजिंग द करंट फ्लोइंग इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होती है उसको अपोज करने का जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती है, रेजिस्टेंस की होती है। अब किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा हाई होगा उसमें करंट उतनी ही कम फ्लो होगी, इस बात को ध्यान रखना। तो ये आ गया अपने पास रेजिस्टेंस R। नेक्स्ट टॉपिक इज के डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होता है उसको अपन यहां पर पढ़ेंगे। और मैंने ओम्स लॉ के अंदर बोला था कि R इजिकल टू V अपॉन I, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इजिकल टू V अपॉन नहीं है। आपको जब भी किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हम उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लेंगे उसको अपन यहां पर रीड करेंगे। तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट पर डिपेंड होता है, लेंथ ऑफ वायर। मान लीजिए अपने पास कोई एक कंडक्टर है या कोई एक वायर है जिसकी लेंथ है L, तो लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। आप किसी भी वायर की लेंथ को इंक्रीज कीजिए, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो सीधी सी बात है, लेंथ इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सीधी सी बात है, सड़क है आपके पास, रोड है, उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर लगे हुए, अब या गड्ढे हैं उसके अंदर, अब सड़क जितनी ज़्यादा लंबी होगी उसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपको गाड़ी या व्हीकल चलाने में बाधा आएगी। बाधा मतलब क्या, आपका R है। तो कहने का मतलब ये, यदि आप वायर का लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा उसी रेशियो में। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखो दो चीजें होती है,
एक होती है एरिया और एक होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या डिफरेंस है, इसको समझिए। यदि मान लीजिए अपने पास ये एक वायर है या ये कंडक्टर अपने पास है और बोले कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल क्या होगा, तो ये केवल ये आगे वाला जो राउंड शेप है ये अपन इसको माने तो ये वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये पूरा जो है इसको क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, केवल ये वाला भाग। कहीं कहीं इसको विड्थ लेकर चलते हैं यहाँ पर, है ना, लेकिन अपने सिलेबस में जो है उसको अपन लेके चलेंगे। तो ये क्या हो गया, तो किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए जितना ज़्यादा होगा उस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही कम होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक गली है और एक हाईवे है और आपको अपना व्हीकल चलाना है, किसमें ज़्यादा आसानी रहेगी, हाईवे पर। क्यों, क्योंकि एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो कभी भी किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो करना है और करंट के फ्लो होने के लिए एरिया ज़्यादा मिल गया तो करंट बहुत ही अच्छे से उसके अंदर फ्लो होगी। तो मतलब एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट आसानी से फ्लो होगी। तो इन दोनों में रिलेशन आ गया। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, इक्वेशन नंबर 2। Now we combined equation 1 and equation 2 and we got R is proportional to L/A। अब अभी अपन ने पहले बात की, जब भी कभी भी आपको प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करना है हमेशा एक कांस्टेंट आता है, यहां पर भी एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को बोलेंगे रो, L/A। ये रो, इस रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसका सेकंड नाम और है रेजिस्टिविटी। तो R इजिकल टू रो L/A। अब जब भी आपको किसी भी वायर, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला आपको ये यूज करना पड़ेगा, R इजिकल टू रो L/A। अब रो क्या होता है, रो किसी भी मेटल का रेजिस्टिविटी होती है और ये आपको गिवन होगी हर मेटल के लिए, चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, निकल हो, एल्यूमिनियम हो, सिल्वर हो, कुछ भी हो, हर मेटल के लिए रो का मान फिक्स होता है। रो का मान L और A पे कभी डिपेंड नहीं होगा, रो का मान हमेशा फिक्स होगा, कभी भी L या A पे डिपेंड नहीं होगा। ठीक है, तो रो का फॉर्मूला यहां से आ जाएगा, रो इजिकल टू R/A/L। अब कल अपन इस रो को लेकर चलेंगे आगे और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल। ठीक, धन्यवाद।